इट सीम दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, माफ़ कीजिएगा, फर्मेंटेशन वॉज वेल नोन टू इंडियन। फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों, आपने वायो का एक टर्म है, उसको आपने पढ़ा होगा। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी जो है हम पौधे को फर्मेंटेशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि आपका जो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन है ना, तो वो आपकी फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है आपकी बायो में, तो उसे आप पढ़िएगा। तो वो आपके इंडियन लोग जानते थे। और जो वेदास हैं एंड कौटिल्यास जो है अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट मैनी टाइप ऑफ अ लाइकोर। लाइकोर मतलब क्या होती है बच्चों, शराब जो होती है ना आपकी मदिरा, तो उसे लाइकोर बोलते हैं। और चरक संहिता आल्सो मेंशन्ड इंग्रेडिएंट सच एस बार्क ऑफ प्लांट, स्टेम, लोवर, लीव्स, वुड्स, है ना, सीरियल्स। सीरियल्स मतलब क्या होते हैं, जो भी आपके दाल वगैरह होते हैं ना, उनको सीरियल्स बोलते हैं हम। और फ्रूट्स एंड आपका शुगर कैन फॉर मेकिंग असवनास, है ना, क्या लिखा है, आसवस। तो ये सब कुछ बच्चों जो भी चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और बहुत आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखा है यहाँ पे कि द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स appear in India few century BCE as a part of philosophical speculation। आचार्य कांडा, है ना, तो क्या थे हमारे एशियन टाइम में आचार्य कांडा नाम के एक ऋषि महर्षि थे। उन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर होता है वो कैसे इंडिजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से बना रहता है, जो कि उसको क्या है कि आगे चल के आप क्या उसको डिवाइड नहीं करते हो सकते हो। तो आगे चल के ही क्या हुए कि आपको बताया गया कि एक मैटर क्या है आपका एटम वगैरह से बना हुआ होता है। इसको आप पढ़ोगे भी आगे चल के, है ना। और फिर क्या लिखा है आपका यहाँ पे कि जो कि आचार्य जो कांडा थे वो हुए थे कब, आपके 600 BCE में। और ओरिजिनली नोन बाय द नेम कश्यप, तो उनको कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। वॉज द फर्स्ट, जो आपके पहले वो थे जिन्होंने क्या किया था, प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों जो एटॉमिक थ्योरी है वो आपको जानते हो किसने दी है, तो पहले तो मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ और ये आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो पहले आप मुझे बताइए कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी है और उसके बाद इसको हम बताएंगे आपको, है ना। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी जो उस समय हम आप जानते हो उस समय तो किसने दी है, लेकिन उस समय जो उनको सबसे पहले प्रोपोनेंट किया गया था वो आपके कश्यप के द्वारा किया गया था। और ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिजिबल पार्टिकल और विच दी नेम आपके परमाणु। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। एक ऐसे जो इसको हम आज एटम बोलते हैं, तो उस समय उसको क्या बोला उन्होंने, एक एटम परमाणु बोला, जिसको आप और भी डिविजिबल नहीं कर सकते हो, है ना। तो अब क्या लिखा है यहाँ पे कि कंपेरेबल टू एटम, जिसको हमने एटम से ही कंपेयर किया, है ना। और ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बेस क्या, है ना, सूत्रशास्त्र। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम, जिसे हम परमाणु बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने एक आपकी क्या लिखी, बेशिक्षा सूत्रशास्त्र लिखा उसमें, और उन्होंने बताया कि जो एक सब्सटेंस होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक ऐसे यूनिट से बना हुआ होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और उसको हम परमाणु बोलते हैं, और आज के समय में उसे एटम भी बोलते हैं। विच आर इटरनल, इंडस्ट्रियल, स्फेरिकल, सुपर सेंसिबल एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट। तो उन्होंने बताया कि वो क्या है आपका, बिल्कुल एकदम इटरनल है, मतलब कि उसको ना तो आप बिल्कुल भी जो है उसको उसके अलावा वहीं कहीं जा ही नहीं सकते, बहुत ही जो है छोटा है वो। और इंडिस्ट्रेबल, है ना, वो कभी भी जो है आपका क्या होता है कि उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। उसके अलावा वो एक स्फेरिकल होगा आपका, है ना, स्फेयर में होगा। और सुपर सेंसिबल होगा वो, है ना, बहुत ही उत्तेजनाजनक होगा वो। एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और अपनी जो है वो क्या होगा, पूर्वांग की स्थिति में आपका मोशन में रहेगा। इन्होंने ये बताया, तो मैं बहुत ही आपको डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों एक एक चीज़ें। वैसे एनसीईआरटी को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, और यदि आप इसी फ्लो में यदि पढ़ोगे तो आपको जो भी मैं चीज़ें अंडरलाइन करा रहा हूँ बता रहा हूँ वो आपको याद रहेंगी, है ना। फिर क्या लिखा, ही एक्सक्लेम्ड, है ना, माफ़ कीजिएगा, ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रूड एनी ह्यूमन ऑर्गन। तो इसको जो है हम किसी भी मानव के शरीर से या जो अंग है उसका, उससे इसको सेंस नहीं कर सकते हैं, है ना। एटम को आप ऐसे यदि मान के चलो कि आप जो है सेंस कर पा रहे हो कि आप जो है कि एटम से बने हो, नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये उन्होंने बताया।
जो कांडा थे उन्होंने एडेड दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ एटम दैट आर एज डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंसेस। तो उन्होंने बताया कि हर एक जो आपका माफ़ कीजिएगा थोड़ा फ्लो टूट रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो सब्सटेंस होते हैं तो उनमें क्या होता है, हर एक का क्या होता है, अलग अलग एटम होता है। और सबके क्या आप जानते हुए जैसे हाइड्रोजन का अलग एटम होता है, आपका ऑक्सीजन का अलग होता है, तो इस तरह से उन्होंने बताया। ही सेड दीज परमाणु, उन्होंने कहा कि जो परमाणु है कुड फॉर्म पेयर ऑफ ट्रिपल एमोंग अदर कॉम्बिनेशन एंड अनसीन फोर्सेस कॉज, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, कॉज अ इंट्रैक्शन बिटवीन देम, है ना। तो उन्होंने बताया कि ये जो है आपका क्या करता है, किसी भी तरह से इंट्रैक्शन कर सकता है आपका। और ही कॉन्सेप्चुलाइज्ड दिस थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन। देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका कि चरक संहिता, है ना। तो ये चरक जैसे हम थोड़ा पढ़ने के लिए बोल देते हैं संहिता, है ना, वैसे संहिता पढ़ा जाता है। तो जो चरक संहिता है आपकी इज़ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। तो जो आपकी चरक संहिता है आपकी सबसे पहली भारत की जो आयुर्वेदिक के या पद्धति हम बोलें जिससे कि लोग ठीक किए जाते थे, वो आपकी चरक संहिता थी। और इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, है ना। इसमें क्या डिस्क्राइब हुआ है आपका, जो किस तरह से रोग के उपचार होते हैं, किस तरह से हम जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब इसमें बताया गया है आपका चरक संहिता में। और द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस इन चरक संहिता। तो जो कॉन्सेप्ट है आपका पार्टिकल्स का रिडक्शन करके उनको छोटा करना, है ना, वो आपको चरक संहिता में बताया गया है। और एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज टर्म एज अ नैनो टेक्नोलॉजी। तो आज हम जिसे नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि जिसमें हम बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स से वर्क करके क्या बनाते हैं, आज के जो भी बना रहे हैं हम मशीन्स वगैरह, तो उस समय भी आपके जो चरक संहिता थी वहाँ पे भी इसको डिस्कस कर दिया गया था कि छोटे छोटे पार्टिकलों को रिडक्शन करके भी हम छोटा बना सकते हैं। और जो मैंने अंडरलाइन किया बच्चों, मैंने पहले बता चुका हूँ, उसको बिल्कुल आप नोटबुक में डाल लीजिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसका यूज़ है ना। बिल्कुल यहाँ पे आपको जो स्टडी मिलेगी बच्चों एकदम टिप एंड टॉप मिलेगी, है ना। अब क्या लिखा है कि चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्मा ऑफ मेटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिजमेंट। देखो अब यहाँ पे वर्ड आया, दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो आपका एलिजमेंट और एक है आपका भस्म, है ना। तो भस्म तो जैसा कि हम बच्चों जानते हैं क्या होती है, जब कोई भी मेटल का हम क्या करते हैं कि जब उसको बर्न कर देते हैं तो उसमें क्या होती है आपका एक एसिड बच जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं उसका भस्म, है ना। और जो आपका एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, माफ़ कीजिएगा, जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स मतलब होती बीमारी, है ना। तो जो बीमारियों को भस्म से ही ठीक किया जाता है मेटल वगैरह की। और आपने देखा भी होगा कई कई जगह पे आप देखते होंगे कि जो बाबा महाराज होते हैं तो वो किसी ऐसी मेटल वगैरह किसी को भी जला के उसकी भस्म निकालते हैं, जो आपकी एसिड होती है उसको देते हैं हमको और लगाने से ठीक हो जाते। तो कुछ उसी तरह का उपचार किया जाता था पहले भी। और नाउ अ डे इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट भस्मास हैव नैनो पार्टिकल ऑफ मेटल। तो आज जो है ये प्रूव भी हो चुका है कि जो भस्मास है ना, भस्मास बोलते हैं इसको हम या एसिड बोल सकते हो, तो जो क्या है वो आपका मेटल का ही नैनो पार्टिकल होता है और उसी से लोग क्या होते हैं, ठीक भी होते हैं। और आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ एल्केमी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीच अ स्टेडी स्टेट। और जो आपका क्या हुआ कि डेक्लाइन मतलब होता है आपका क्या, नकारना। तो जो एल्केमी है और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रीच हुई स्टेडी स्टेट पे, बट इट टू डेक्लाइन ड्यू टू दी इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम इन द 20th सेंचुरी। तो जो आपका भस्मास से ट्रीटमेंट था इसको हमने डेक्लाइन कर दिया जब से एल्केमी आई और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई, और आगे चल के इसको और भी डिक्लाइन कर दिया जब आपका प्रैक्टिस हुआ किससे, वेस्टर्न मेडिसिन। जो आप दवाई वगैरह ले रहे हो तो आपका क्या है, वेस्टर्न मेडिसिन के ही रूप में आता है ना, जो कि 20th सेंचुरी में आना शुरू हो गई। और डूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्ट्रेंजनेशन, है ना। अब देखो वर्ड जो मैंने जो वर्ड आपसे बोले हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए, आप बिल्कुल इनका वर्ड को ढूंढिएगा क्या क्या इनका मीन है। तो स्टेजनेशन, है ना, फार्माक्यूटिकल, तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। लेकिन अभी भी क्या है, आप देख रहे हो इस चरण पे भी आपका जो फार्माक्यूटिकल जो इंडस्ट्री है आपकी वो आयुर्वेदिक को ही जो है ले रही हैं। और फार्माक्यूटिकल क्या होती है आपकी, जो मेडिसिन वगैरह बनती है ना उसको हम बोलते हैं फार्माटिकल। तो वहाँ पे भी अभी आयुर्वेदिक का ही यूज़ हो रहा है।
और बट इट टू डेक्लाइन ग्रेजुअली, और ये धीरे धीरे इसको भी नकारने लगे हैं लोग कई। और इट टूक अबाउट 100-150 ईयर्स फॉर इंडियंस टू लर्न एंड अडाप्ट न्यू टेक्निक, और अभी भी जो हैं 100-150 साल लगेंगे, जिससे कि क्या होंगे कि जो इंडियन लोग हैं वो नई पद्धति को जानेंगे। और डूरिंग दिस टाइम जो आपके फॉरेन प्रोडक्ट पोर्ड इन, और अभी जो है विदेशी जो भी आयात वगैरह हो रहे हैं, और ऐसा रिजल्ट इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक ग्रेजुअली डेक्लाइंड। तो क्या हो रहा है कि जो आपका स्वदेशी जो हम उपयोग करते थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक डेक्लाइन हो रहा है, मतलब कि समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। और मॉडर्न साइंस अपीयर इन इंडियन सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, और जो आपका भारतीय और जो आपका आधुनिक विज्ञान है वो भारत में दिखने लगा है जब 19th सेंचुरी से। और बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग। और आपका 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मिड 19th सेंचुरी में ही जो बाहर से जो भी वैज्ञानिक वगैरह हैं या मेडिकल में जानने वाले केमिस्ट वगैरह हैं वो भारत में आने लगे, और इससे जो है आपका मॉडर्न केमिस्ट्री भारत में भी शुरुआत हो चुकी है। तो अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि फ्रॉम दी अबव डिस्कशन, तो जो हमने ऊपर जितनी भी बातें की, यू हैव लर्नड दैट केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बीइंग इन डेली लाइफ। तो जैसा हमने कि ऊपर सीखा है ना, लर्न मतलब क्या होता है आपका सीखना, तो जैसा हमने ऊपर सीखा तो देखा हमने क्या कि जितने भी आपका जो केमिस्ट्री है वो डील किससे करता है, एक कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टी से या इंट्रैक्शन से, जो भी मैटर का होता है उससे, और इसका हम यूज़ करते हैं ह्यूमन डेली लाइफ में, है ना। तो ये सब इसमें बताया गया था आपके ऊपर के हिस्सों में, और वो आपने यहाँ पे देख भी लिया। अब लिखा है कि दीज एस्पेक्ट, है ना, एस्पेक्ट मतलब होता है पक्ष, तो ये जो पक्ष हैं आपके कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बेसिस कंस्टिट्यूट ऑफ मैटर दैट आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इन सब बातों को हम एक छोटी टर्म में समझ सकते हैं, आपका एटम और मॉलिक्यूल्स, मतलब जो एटम और मॉलिक्यूल्स से आपका सारा केमिस्ट्री मिलके बना है ना। जितना भी हमने ओवरऑल अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने जो भी बातें की है उसका बेसिक जो हम बोले यूनिट वो आपका एटम और मॉलिक्यूल्स ही है, क्योंकि हर जगह आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, कुछ भी हो आपका, वहाँ पे हम एटम और मॉलिक्यूल्स को ही लेके चल रहे हैं। तो दैट इज़ वाई, और केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसी के कारण हम केमिस्ट्री को एक टर्म छोटी सी इसको डिनोट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसी जो है साइंस है जिसमें कि हम एटम और मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं। और कैन बी सी, है ना, और हम देख सकते हैं क्या, वेग एंड परसीव दिस एंटिटीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। वो बोल रहा है कि कैन बी सी हम देख सकते हैं, वेग एंड परसीव दिस एंटिटी एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर आप जानते हो कि इन सभी को आप नहीं देख सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दिस पार्टिकल। फिर बोला आपसे अगला क्वेश्चन क्या कि ये संभव है कि हम इनको गिन सकें, एटम वगैरह को, इनके मॉलिक्यूल्स को, है ना, जो भी हमको दिए गए हैं, और क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन कर सकें इनमें क्या है क्या नहीं है। और वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस यूनिट। तो इसी यूनिट में हम देखेंगे इन सभी आंसरों को जो हमसे पूछे गए हैं। और बच्चों ये जो आपके दोनों क्वेश्चन हैं ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन आपके इनसे आपके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें आपसे अभी आगे चल के आप देखोगे किस तरह से हम डील करेंगे एटम वगैरह से, ऐसा उनका मास निकालना सीखेंगे, मैटर को जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी डिटेल एकदम। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। और वी विल फर्दर डिस्क्राइब, और हम आगे चल के भी डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू विद सूटेबल यूनिट। तो हम कैसे जो है हम आगे चल के देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल की उसको हम उसकी क्वांटिटी से डिस्क्राइब करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। जैसे आपने देखा होगा हम बोलते हैं 1 मोल 2 मोल, तो वो सब आगे चल के आप देखने वाले हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बच्चों अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम करेंगे इसको पैक, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है वो जानेंगे हम इसमें। तो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरविंड विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की क्या है, सबसे पहली तो एक सेंट्रल रोल निभाती है हमारे साइंस में,
और चाहे आप फिजिक्स पढ़ो चाहे आप बायोलॉजी पढ़ो, आपको केमिस्ट्री का यूज़ हमेशा ही होता है ना। और जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन द डाइवर्स एरिया, और जो प्रिंसिपल है मतलब कि और आप जानते भी हो जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है एप्लीकेबल है किसमें, डाइवर्स एरिया सच है, जैसे कि हम बोल सकते हैं वेदर पैटर्न हुआ आपका, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, अल्कलीस, एसिड, सॉल्ट्स, डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉय ईटीसी। ये सारी टर्म में आपका हमेशा क्या यूज़ होता है, आपका जो है केमिस्ट्री यूज़ होती है। चाहे आप वेदर जो देखो किस तरह से मौसम बदलाता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, या जो कंप्यूटर का चलना हुआ है ना, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, केमिस्ट्री का यूज़ होना है। और ये बच्चों जो आपका लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका क्वेश्चन ही बन जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और उसको आप इतना ही लिख के बता सकते हो, वो भी पर्याप्त रहता है ना। और इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स। और बच्चों में एक और बात बताना चाह रहा था आपको, ये जो आपका 11th है ये होम बोर्ड होता है, और इसमें जो स्कूल डिसाइड करता है कि बच्चों के नंबर किस तरह से आएंगे, क्या होगा। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, आप ऐसा लेके मत चलिएगा कि जो आपका स्कूल बता रहा है तो उससे मेरा मेल करेगा या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको और भी जानना तो आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करिए इसके बारे में। मेरा काम यहाँ पे है आपको बिल्कुल समझाना, जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं और इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं उनको बताना, और बाकी का कुछ रहता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू दी नेशनल इकोनॉमी। और केमिस्ट्री जो है क्या कंट्रीब्यूट करती है, बहुत ही बड़ा हमको आदान प्रदान करती है नेशनल इकोनॉमी में, है ना। और इट आल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मीटिंग ह्यूमन नीड फॉर फूड, और जो हमको भोजन मिलता है उसको भी हमारे केमिस्ट्री मदद करती है। कैसे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स, है ना, एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। और जो भी हम खाते हैं और जो भोजन करते हैं या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, सारे ही क्या है केमिस्ट्री के ही बदौलत हमको मिल पा रहे हैं। और दिस इज exemplified by the large scale production of variety of fertilizer, improved variety of pesticide and insecticide, है ना। यदि हम जो है ज़्यादा उसका वो करेंगे क्या, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे फर्टिलाइज़र को, तो ये क्या करेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट करेगा किसको, वेराइटी ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होते हैं बच्चों, जो कीड़े या जिसको हम बोलते हैं ना कि फफूंदनाशक, है ना, तो वो आपके होते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, है ना। तो ये हमारे हैं। और केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ अ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्स एंड द मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स, है ना। तो आप जानते भी होंगे कि हम जो हैं जीवन दायिनी जो हमारे ड्रग्स भी बनते हैं इससे, कैसे, जो कि आपके टैबलेट वगैरह में ड्रग्स आता है जिससे कि आप जो है कोई भी बीमारी में उसका यूज़ करते हो। और सम ऑफ दीज ड्रग्स आपका जैसे कि इसके दो नाम दिए हैं, जैसा कि आपका है सिप्टोप्लेटिन एंड आपका टैक्सोल। तो ये दोनों जो एसिड हैं बच्चों आपके, इनको बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, दोनों ड्रग्स जो हैं इनको बिल्कुल याद करके रखिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि दो ऐसे कोई हमको ड्रग्स बताओ, है ना, या फिर आपसे बोल सकता है कि नेम 2 ड्रग्स, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि सिप्टोप्लेटिन और आपका टैक्सोल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। तो अब देखो एक और टर्म आ गई इसमें कि कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है दोनों जो ड्रग्स हैं आपके, एक है आपका सिस्प्लेटिन और आपका टैक्सोल। अब लिखा है कि द ड्रग्स AZT, है ना, एजिडोथाइमोडाइन इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। तो जो एड्स की बीमारी होती है बच्चों, उसकी जो हम बोल सकते हैं कि क्या उसकी थेरेपी, या हम बोल सकते हैं उसकी केयर के लिए जो एजिडोथाइमाइडिन ए नाम का आपका एक ड्रग होता है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं AZT, तो उसका यूज़ किया जाता है एड्स के पेशेंट के लिए, है ना, उनकी क्योर के लिए। फिर यहाँ पे लिखा है कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। ये भी हमने पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं किस तरह से नेशन में कंट्रीब्यूट करती है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केमिकल प्रिंसिपल, इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप जानते हो केमिस्ट्री की मदद से हम कई तरह से जो है कर पा रहे हैं, सिंथेसिस कर पा रहे हैं ऐसे मटेरियल जिनके पास एक ऐसा हो, मैग्नेटिक भी हो, इलेक्ट्रिक हो, ऑप्टिकल मतलब कि उससे जो है आर पार देखा जा सके, ऐसे हम मटेरियल को निर्माण कर रहे हैं ना। और दिस हैज़ लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग जो है सेरामिक्स, है ना,
और क्या लिखा, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर ईटीसी, इनसे हम क्या क्या बना रहे हैं, आपका सेरामिक्स वगैरह बना रहे हैं। कंडक्टिंग जो है पॉलीमर्स है ना, ऑप्टिकल फाइबर ईटीसी से बन रहे हैं। और ईटीसी का मतलब जो बच्चों आप जानते हो एक्सट्रैक्टर होता है आपका। और केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड हुए, आपका एल्किलीस हुए, डाइस मतलब जो हम रंग वगैरह करते हैं उसको डाई बोलते हैं ना, और पॉलीमर्स है ना, और आपका मेटल ईटीसी, इससे ही आपके बन रहे हैं ये। और क्या लिखा आगे कि दिस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो पोर्शन देने का ये था कि नेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, वो सब इसमें बताया गया है, आपका केमिस्ट्री का योगदान है। तो आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा या फिर हमने जो बताया वो आप नोट कर लीजिए, और जहाँ जहाँ पे हमने हाईलाइट किया वो हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक में आप। और इन रिसेंट ईयर, है ना, कुछ सालों में केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एक्सपेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, है ना। तो कुछ सालों में हमने देखा केमिस्ट्री ने क्या हेल्प किया हमको कि डीलिंग विद द सम ऑफ द प्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। तो हमको जो है केमिस्ट्री की मदद से इन्वायरमेंटल में भी सक्सेस मिली है। और सफ़र अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डेप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो केमिस्ट्री से देखो बच्चों हमको क्या है कि एनवायरमेंटल में क्या है जिसकी हेल्प भी मिली है, तो उसके संग उसका नुकसान भी हमको मिला है। जैसे कि आप जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर के डेप्लेशन के लिए भी कारण करता है वो, है ना। ये सब इसमें लिखा गया है आपका। तो ये आप इम्पोर्टेंस में भी ले सकते हो और उसका जो है आप के बैड नेचर भी ले सकते हो केमिस्ट्री का। और आगे क्या लिखा है बच्चों आपका, अब लिखा है यहाँ पे कि, है ना, हैव बीन जो है सक्सेसफुली सिंथेसाइज और हाउ एवर मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कंटिन्यू टू बी अ मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द केमिस्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, केमिस्ट जो हैं उनको एकदम बहुत ही उसमें डाल रही हैं, नीचे स्तर पे ले जा रही हैं जो केमिस्ट वगैरह उनको, है ना। क्योंकि बच्चों आप जैसा जानते हो केमिस्ट्री से यदि आपका एनवायरमेंटल हेल्प कर रहा है तो उस तरह से उसको मैं कुछ ना कुछ देख रहे हो बिगाड़ भी आ रहा है ना कहीं कोई ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये क्या है आपके केमिस्ट्री के कुछ ना कुछ हमारे दुष्परिणाम भी हैं। और वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। आप जानते हो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये क्या है आपका, जो केमिस्ट्रों को बहुत ही उसमें डाल रही है ग्रेव में, तो वो क्या है आपका ग्रीन हाउस का जो है उसका मैनेजमेंट करना, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हो ग्रीन हाउस क्या होता है ना बच्चों, मैं इसको बताने नहीं वाला हूँ। और क्या लिखा फिर आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूजेस ऑफ एंजाइम फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एंड सिंथेसिस ऑफ अ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंज फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट। तो केमिस्ट के लिए जो है आपके क्या नया नया चैलेंज लेके आई है जो केमिस्ट्री, क्योंकि नए तरीके के केमिकल्स बनाना, उनको सिंथेसाइज करना, है ना, मटेरियल वगैरह का बनाना, तो ये सारे चैलेंज है भविष्य में जो केमिस्ट हैं उनके लिए। और क्या लिखा फिर आगे आपका कि डेवलपिंग कंट्री लाइक जैसे इंडिया है आपकी नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंज। तो जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, देखो दो प्रकार की कंट्री होती है, एक तो होती डेवलप्ड और एक होती डेवलपिंग। अब डेवलपिंग का क्या मतलब है कि इंडिया भी डेवलप कर रही है ना, अभी हुई नहीं है। और अमेरिका क्या है आपकी एक डेवलप्ड कंट्री है। तो ये दोनों थोड़े से अंतर रहते हैं, तो वो आपको जानना चाहिए। तो भारत ये एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकसित कंट्री है, मतलब कि विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि केमिस्ट जो होना, टैलेंटेड केमिस्ट होना और क्रिएटिव केमिस्ट होना ज़रूरी है। और टू बी अ गुड केमिस्ट एंड एक्सेप्ट सच चैलेंज वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यदि आपको भविष्य में केमिस्ट बनना है तो बच्चों ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का वो ज़रूर जानना चाहिए। और विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। और वो आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, यहाँ से। और ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब इंट्रोडक्शन था बच्चों, है ना। वहाँ से जो है कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में भी और आपके लाइफ में भी। बस थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से, या फिर बाय में हम पूछ सकते हैं, या फिर आपके जो MCQs वगैरह बन सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे आपको नेचर ऑफ मैटर।